जहाँ भी आप समझें कि सोशल डिस्टेंस मुनासिब नहीं है या पुरहुजूम जगह है, वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कोरोना केसेस की तादाद मुल्क भर में 66,000 से तजावुज़ कर चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,429 नए केसेस सामने आए हैं। 22 मई से इसी रुझान के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर 2,000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लगभग 15,000 केसेस मुल्क भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। सूरत हाल में मज़ीद पेचीदगी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शरह अमवात में इजाफे के सबब और बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 78 अमवात जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं, जो किसी भी दिन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होने वाली अमवात का फिगर्स है। वफाकी हुकूमत ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो कि कल बुलाया था, इसको मुलतवी करके अब मंडे को बुला लिया है। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की कोरोना से निपटने की क्या हिकमत अमली होगी? क्या दोबारा लॉकडाउन का ऑप्शन ज़ेर गौर आएगा या मौजूदा नरमी को बरकरार रखा जाएगा? हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी पर अपोजिशन लीडर अलबत्ता बहुत बरहम है। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जी कोरोना का जो तेज़ी से फैलाव, ये इसकी वजह हुकूमती नासमझी और आकबत ना अंदेशी की वजह से हुआ है। वैसे कोरोना के मामले पर हुकूमत की समझ जो भी हो, लेकिन वज़ीर आज़म एक बात पर कन्विंस्ड है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़े सबूत आ चुके हैं और केस में कोई इबाहम नहीं है। अब 2 जून को शहबाज शरीफ साहब को नायब ने पेशी पर जो है वो तलब भी कर रखा है और ख़बरों के मुताबिक इंटेरोगेशन टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान सवालात के दौरान शीशे की जो है वो दीवार हायल होगी और नायब के दफ्तर में खुसूसी तौर पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो किया जाएगा। नायब की इतनी तैयारियों की वजह आखिर क्या है? क्या 2 जून की जो पेशी है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई नया मसला बना सकती है? ये भी एक सवाल है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और आखिर में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की जो आज आने वाली तस्वीर से जो ट्विटर पर जंग छिड़ गई है, उस पर बात करेंगे, जिस पर मरीम नवाज़ ने एक लंबी खामोशी के बाद मुखालफिन को धीमे अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है। ये मौज़ूआत हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। और सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर अली मोहम्मद खान साहब से करती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, अब हम देख रहे हैं कि जो फिगर्स हैं उनमें तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है और 22 मई को अगर हम फिगर्स देखें तो 50,000 अफेक्टीज़ का फिगर था। 30th को ये 65,000 तक जो है वो जहाँ पहुँचा है, मतलब 15,000 का इसमें जो है वो इजाफा हो गया है। अगेन जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि फ्राइडे जो है दैट वाज द डेडलीस्ट डे, 78 अमवात जो हैं वो हुई हैं। अब क्या होने क्या जा रहा है जो ये मंडे को फैसला है? क्योंकि चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि अनऑफिशियली ये फैसले कर लिए गए हैं कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी होगी, लेकिन सिर्फ इसको अमली जामा पहनाना जो है वो बाकी रह गया है और अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। क्या इस पे कहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं स्पेकुलेट तो नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है मेरे पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन तो इस वक्त नहीं है कि फैसला क्या होगा, क्योंकि उस वक्त जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा जाएगा और बाकी जो शुरका उसमें राय देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला साजी हो सकती है। लेकिन मैं अपनी राय बहरहाल दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी डिसीजन मेकिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है वो यही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, जनाब वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश ही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम रूटीन की तरफ जाएं, तमाम एहतियात को सामने मलहूज़ खातर रखते हुए, ताकि हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, छोटे कारोबार हैं, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाए। लेकिन साथ साथ एहतियात भी करें, क्योंकि फौरी उन्होंने सारा इसलिए नहीं खोल दिया कि आपने ईद में या ईद से पहले आखिरी 1-2 दिन में देखा कि अवाम, और ईद के बाद भी कि अवाम निकले, तो अगर उसको फौरी ही सारा ईज आउट कर देते तो इसके शायद डबल ट्रिपल लोग निकल आते। इसलिए उसको ग्रेजुअली खोलने की बात की है। और ये भी एसेस किया जाएगा कि जो अभी केसेस में इजाफा हुआ है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये इजाफा हुआ है या ये टेस्टिंग में इजाफे की वजह है। क्योंकि आपको याद है हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी शुरू में तो बहुत ही कम थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, तो जितने ज्यादा टेस्ट हुए उतने ज्यादा पेशेंट्स भी आए। क्योंकि फर्ज करें
एक इलाके में आप हफ्ते में 10 टेस्ट करते हैं तो 10 ही मैक्सिमम मरीज निकलेंगे, लेकिन अगर उसी इलाके में आप अगले हफ्ते में जाके 5000 टेस्ट करें तो इम्कान ये कि ज्यादा लोग निकलेंगे। सर लेकिन अमवात की शरह भी तो बढ़ रही है ना अली भाई, वो आपके बात बेशक हो सकती है, लेकिन अमवात की शरह भी तो बढ़ रही है। 78 डेडलीस्ट डे फ्राइडे। हाँ, ये बात आपकी अलबत्ता दुरुस्त है कि ये अलार्मिंग जरूर है, लेकिन आपको शायद याद हो डॉक्टर साहिबा के वज़ीर आज़म साहब ने जो सेकंड लास्ट एक स्पीच की थी कोई 2-1 हफ्ते पहले, तो उसमें और उससे पहले और उसके बाद भी उन्होंने आई थिंक 2-3 बार ये बात की है कि जिस तरह हम थोड़ा लॉकडाउन ईज आउट करेंगे तो इसका इम्कान है कि आपका स्पाइक बढ़े, लेकिन उस तरह से स्पाइक अल्लाह का करम है कि अभी तक जब हम गुफ्तगू करें नहीं आया, तो ये भी अल्लाह का एक करम है। लेकिन बहरहाल ये जो बड़ी हैं ये लम्हा फिक्रिया बहरहाल है। राइट। ज़रा सईद गनी साहब की तरफ चलती हूँ। सईद गनी साहब, मुर्तज़ा बहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी रमज़ान के दौरान जो है, रमज़ान के बाद जो ये ईद का टाइम था जो लॉकडाउन में ईज़ आउट किया गया, उससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, लोगों ने उस वक्त एहतियात नहीं किया। और बाकी वो ये भी कैपेसिटी इशूज़ के हवाले से भी बात कर रहे थे कि 10 से 12 जो है वो दिन की हमारे पास कैपेसिटी अब रह गई है, बढ़ाने की कोशिश इसको ज़रूर जो है वो की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल 10 से 12 दिन की कैपेसिटी रह गई है। आपसे सवाल ये है कि जिस वक्त जो हमारे सामने स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं वो उस पर हम बात कर चुके हैं, कल का डेडलीस्ट दिन था, वफाक की इस वक्त जो लग रहा है, जो हिकमत अमली लग रही है, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त अगर आप बात करें बिजनेसेस से तो वो ये बात कर रहे हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जिम ओनर्स हैं जो अभी तक खुले नहीं थे, वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमें अनऑफिशियली ये कह दिया गया कि 1 से हम इसको ईज आउट करने जा रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सिंध की हिकमत अमली क्या होगी इसमें? देखिए, हमारे साथ कुछ इश्यूज हैं, हमारा हो सकता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जी, लेकिन मसला ये है कि इनिशियली आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने खुद डिसीजंस लिए, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, बाकी सूबों ने हमें फॉलो किया और चीज़ें किसी तरफ चल पड़ी। बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए इस कोरोना के खिलाफ जो जंग उस मुल्क में लड़ी जा रही है उस पर। अच्छा, इस मौके पर आकर हम थोड़े से रुक जाते हैं कि चले जी वफाकी हुकूमत लीड करे, जो बार बार हम कहते रहे, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के बाद ये तय हो गया कि ये एक नेशनल पॉलिसी होगी और एनसीसी जो डिसाइड करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। हमने डिस्पाइट ऑफ द रिजर्वेशंस बहुत सारी चीजें जो एनसीसी में डिसाइड हुई उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने उनको माना। लेकिन एक अजीब बात यह है कि आखिरी मीटिंग जो हुई थी एनसीसी की वो हुई थी, मेरा ख्याल है कि 7 मई को। उस 7 मई की मीटिंग में ये तय पाया कि जो फैसले आज हो रहे हैं और 31 मई तक इसी तरह से हम चलते रहेंगे। उसमें कुछ चीजों को खोलने की इजाजत दी गई और कई चीजों को बंद रखने की इजाजत दी गई। राइट। लेकिन उसके चंद दिनों बाद पंजाब में जो है वो कोई और चीज हो जाती है कि जनाब हम जो है वो ये चीजें खोलने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं, इस तरह करने जा रहे हैं। केपी के अपने कुछ करता है, इस्लामाबाद कुछ अपने कर लेता है। और सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जो एनसीसी के फैसलों के साथ खड़ी रही। तावक्ते के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स खोल दें जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संडे और सैटरडे को मार्केट्स खोल दें, हमने खुद से नहीं खोले। बाकी सूबों ने वो चीजें एनसीसी के फैसलों के बाद जो है वो तब्दील करना शुरू कर दी। अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एतराज है, वो ये है कि अगर एक फोरम आपने बनाया हुआ है जिस पर एक चले कंसेंसस होता है, डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके बाद एक डिसीजन हो जाता है कि ये चीजें होंगी और ये भी कहा जाता है कि फलां तारीख को दोबारा रिव्यू करेंगे। अब वो फलां तारीख आने से पहले अगर कोई सूबे खुद से उसमें बहुत सारी तब्दीलियां कर लें तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि जी एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक नेशनल गाइडलाइन होनी चाहिए, तमाम सूबे उस पर चले, उसमें हम कहाँ जाएं? अब हमें समझ नहीं आती है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी सूबे खुद फैसले कर लें, अच्छा हम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जी पंजाब में शॉपिंग मॉल खुल गए तो आपने क्यों नहीं खोले, हम कहाँ जाएं? अगर एनसीसी फैसले करती है कि शॉपिंग मॉल बंद रहने चाहिए तो पंजाब वाले कहते हैं हमने तो खोल दिए हैं, हम उसमें किधर जाएं? तो मैं ये समझता हूं कि कुछ कंफ्यूजन जो है वफाक की सतह पर, वज़ीर आज़म साहब की सतह पर, उसको दूर होना चाहिए। हमें ये बता दें कि जी हमने कोई चीज बंद नहीं करनी, सारी चीजें खोल देनी है, लिहाजा जो होगा देखा जाएगा, आप ये काम कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन ये जो डिसीजंस हो जाते हैं उसको फिर फॉलो नहीं किया जाता, तो हमें ये बड़ी गलत तरीके का है और मैं समझता हूं उसको कताकलामी की माफी चाहूंगी। लेकिन बेशक एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक नेशनल कंसेंसस, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें हम मीडिया पे ये तनकीद ही होती आ रही है कि वो नेशनल पॉलिसी नहीं नजर आ रही, बिकॉज ऑब्वियसली वफाक ने लीड करना और वो उस तरह नहीं लीड कर रहे। बट दूसरी साइड पे 18वीं तरमीम भी है, आपकी अपनी जो है कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, आपके पास ये राइट भी है।
क्या आप, अगर फैसला होता है, परसों ये फैसला होता है कि जी खोल दें, अब जिस तरह बात मैं कर रही हूँ कि जिस तरह बिजनेस से बात करें तो ये उनको अनऑफिशियली कह दिया गया है कि आप खोल दें बेशक, तो क्या सिंध उस सूरत हाल में भी खोलने की तरफ जाएगा? बिकॉज आपकी कैपेसिटी इश्यूज हैं, आप कह रहे हैं 10 से 12 दिन का हमारे पास सिर्फ जो है वो कैपेसिटी रह गई है हमारे अस्पतालों में, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं बचेगी, तो क्या आपकी क्या इस पे क्या करेंगे? ये कैपेसिटी का इशू भी सिर्फ सिंध में नहीं है, ये तमाम सूबों का इशू है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, सारे सूबों का इशू है। और मैं एक अर्ज कर दूं, हमने तो चले शायद जितना हमने पिछले 3-4 महीने में हमारी गुंजाइश थी, हमने उसको बढ़ाया भी है, फर्दर भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपना सारा जो इनका रिसोर्सेज है ना सारे झोंक लें इसके अंदर ना, तब भी हम मीट नहीं कर सकते डिमांड को, जो डिमांड आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ ये भी नहीं है कि आपने बिस्तर बढ़ा दिए, आपने वेंटिलेटर बढ़ा दिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आगे आएगा वो ये होगा कि आपके डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिक्स, आपकी नर्सेज आपके सिस्टम में से कम होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो बेचारे कोई शहीद हो रहे हैं, कोई इससे मुतासिर हो रहे हैं। जब मुतासिर होते हैं तो सिस्टम से निकल जाते हैं आपके। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो देखें, आप पैसों पे जाके ये वेंटिलेटर तो खरीद लेंगे, बिस्तर तो खरीद लेंगे, उनको चलाने वाले कहाँ से लाएंगे? नर्सेज आप कहाँ से लेकर आएंगे? सही कह रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? ये जरा बहुत खतरनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। ठीक है, मैं ज़रा जावेद बासी साहब की तरफ भी चलती हूँ। अब भाई साहब ये बताइए कि अब जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, इसकी तरफ सईद गनी साहब जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइटफुली सो। मेडिकल कम्युनिटी जो है उनकी बहुत सख्त रिजर्वेशंस है। मेडिकल कम्युनिटी इस वक्त YDA ने तो फिर से स्ट्राइक का जो है वो इंदिया दे दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास प्रोटेक्टिव गेयर नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शरह अमवात में किस तरह तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो सिचुएशन जिस तरफ हम जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आगे जाके क्या होने वाला है? आर वी हेडेड फॉर अ डिजास्टर? क्योंकि WHO तो इसकी ऑलरेडी जो है वो एक आपको तंबीह कर चुका है। आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि उस वक्त सारा लॉकडाउन जो है वो सॉफ्ट लॉकडाउन जो पहले था, लॉकडाउन तो कभी भी हुकूमत ने ना किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से लॉकडाउन के ऊपर एक सियासत कर रहे हैं। वो शुरू से भी कह रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर गरीबों का नारा उन्होंने शुरू कर दिया है, जो सारे हम अंडरस्टैंड करते थे ये बात। लेकिन हम सारे भी कह रहे थे कि खुदा न करे, खुदा न करे, अगर इस मामले में ये बीमारी जो है तो वायरस है, अगर इससे इन्फेक्शन बढ़ गया है, अमवात ज्यादा हो गई है, हमारे अस्पताल की तो वो कैपेसिटी ही नहीं है। हमारे अस्पताल को टैकल ही नहीं कर सकेंगे, हैंडल ही नहीं कर सकेंगे। और दुनिया जहाँ बहुत अच्छा हेल्थ का सिस्टम था वो भी नहीं हैंडल कर सके। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हमें लोगों को समझाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में बिठाना चाहिए। पहले हुकूमत ने खुद हटा दिया, फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। आप प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर कहीं भी लॉकडाउन नहीं है। मैं अपने इलाके में गया हूँ मसाजिद देखने, और आप देख लें कि दुनिया में लोगों ने लॉकडाउन उस वक्त कमी की है जब इस बीमारी का इन्फेक्शन रेट या कम हुआ है या अमवात में कमी हुई है। हमारे यहाँ अमवात सबसे ज्यादा बढ़ रही है, ये बड़ा तेजी से फैल रहा है। हमने लॉकडाउन खत्म कर लिया है और एक दूसरे के सियासत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो लोगों ने ये समझ लिया है, लोग अब ये कहने पे मजबूर है, वो समझते हैं कि कोरोना था ही नहीं, वो साजिश है। इस वजह से कह रहे हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसी पहले दिन से चली आ रही थी, ना उन्होंने सूबों को बिठाया, ना उन्होंने एक्सपर्ट के ओपिनियन लिए, ना उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट की कि पार्लियामेंट को समाज में देते, वो खुद फैसले करने चाह रहे थे। अब होना ये चाहिए था कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर लड़ रहे हैं उनके ओपिनियन लेना चाहिए था। डॉक्टर एसोसिएशन आप देख रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर किस तरह मर रहे हैं। अगर डॉक्टरों के साथ ये काम रहा तो कौन इस मर्ज को लुक आफ्टर करेगा? हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, सूबों के साथ वो बैठे नहीं है, सूबों की बात उन्होंने सुनी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन की कमेटी नहीं बनाई गई। अगर कोई कोऑर्डिनेटेड कमेटी बनाई भी गई है, हमें नहीं पता कि वो अकेले में क्या काम कर रही है। एक डॉक्टर नहीं सर, NCC तो है ना, वो कमेटी तो है, वो फोरम तो मौजूद है जहाँ सब बैठते हैं और बात करते हैं, फोरम तो है। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब आप ठीक कहते हो, फोरम में, लेकिन आप देख लेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के, अभी आप सईद गनी साहब को सुन रही थी, आप गिलगित बल्तिस्तान के, अब उनको तो कोई बुलाता नहीं, अगर उनको आप लाएं, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को आप लाएं, आप उन्हें सुने कि क्या आप लोगों की जो राय है उसका एहतराम भी किया जाता है। नहीं, लेकिन वैसे भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ डिसएग्री करूंगी। AJK से भी जो है नुमाइंदगी होती है और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदगी होती है, बाकायदा नुमाइंदगी होती है। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा आप गलत बात कर रहे हैं, वो होती है वहाँ से नुमाइंदगी। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। जी जी
छोटा सा सवाल है जरूर होती है कि माजरत के साथ सिर्फ एक मिनट लूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट पे आपने जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट अली भाई जरा अब्बास साहब को जरा खत्म करने दें, फिर आती हूँ आपकी तरफ। बात मुकम्मल करने दें। जी जी अली मोहम्मद साहब को कहें जी 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 अब्बास साहब कंप्लीट कीजिए। आप खबर पे दूसरे की बात सुने। हम ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान के किसी शहर में इन्होंने हमें बार बार कहा कि हम SOP जो है उसका अमल दरामद होगा। 2 लोग निकलेंगे वो मास्क पहन के निकलेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। कोई एक शहर मुझे बता दें जिसमें ये काम हो रहा हो। अब ये जिम्मेदारी हुकूमतों की है, आप सबकी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हम अपने मुल्क के लोगों को उस आग की तरफ धकेल रहे हैं। अल्लाह न करे फैल रहा है। अगर अस्पतालों में तो कौन गुंजाइश है हमारे पास? क्या हमारे पास दूध है? क्या हमारे डॉक्टर आज ये मामला देखने के लिए? मेहरबानी करके आज भी हम हुकूमत से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फैसला भी आप करते हैं वो फैसला सूबों को साथ मिलाकर एक फैसला करें कि पता चले कि ये पाकिस्तान की सारी हुकूमतों का फैसला है, सारी सियासी जमातों की बैकिंग है। लेकिन अगर आप अपनी जात की सेटिस्फेक्शन के लिए जो पहले दिन से आप लॉकडाउन के खिलाफ थे, अगर उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हो। राइट, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन अली साहब सिर्फ क्विकली मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर आप ये खोलने भी जा रहे हैं तो हम ये सुन रहे थे कि ये कहा गया है बाकायदा, जो स्पेशली जिस तरह सूबों की तरफ पंजाब की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है उसमें ये है कि जो हम SOPs बनाएंगे उसमें हम जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं या पुलिस वाले हैं उनको उनके पास इख्तियार होगा कि अगर कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी तंबीह कर दें। अब आपको पता है हम तो वो कौम है जो इशारे की जो है वो पासदारी नहीं करते, हम इशारे को तोड़ के निकल जाते हैं। हम कहाँ इसकी जो है वो पासदारी करेंगे, कहाँ इसको फॉलो करेंगे? आपने लाहौर में देखा मनाजिर, आपने लाहौर की नहर में किस तरह जो है वो लोग जमा थे कोरोना के लिए। कोरोना को किसी को डर नहीं था, वो लग रहा था ख़त्म हो गया कोरोना। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी तो फिर एक इशू है। अगर आप ये करने जा रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्ट्रैटेजी है कि SOPs फॉलो होंगे? बड़ा आपने पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है। इम्प्लीमेंटेशन एक आसान काम नहीं है। हमारे मुल्क में जो 22 करोड़ की इसकी आबादी है और जिसमें अक्सरियत को हमने बिलो पॉवर्टी लाइन रखा है, जिसमें थैंक्स टू जो हमारे दोनों भाई बैठे हैं इनकी हुकूमतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अवाम को जो है इस हालत में वो ले जाएं कि ना वो जिंदा जोगे रहें और ना वो मरने जोगे रहें। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कोरोना के इशू पे पॉलिटिक्स होती है। ये पॉलिटिक्स कहीं हमारे लोगों की जान ना ले ले। 2 इशू हैं, सईद भाई भी बैठे हैं और बैरिस्टर साहब भी। बैरिस्टर साहब से पहले मैं एक सिंपल सी बात है, कहते हैं पार्लियामेंट को आपने एतमाद में नहीं लिया। अपोजिशन को एतमाद में क्या होता है? एतमाद को उधर कोई मरीख तो मिलता है जिसको उधर जाके हम आपको उधर ले लें। आपके तमाम मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी इन कोरोना में आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद है। वज़ीर आज़म के नीचे जो कमेटी है उसमें आपके वज़ीर आला जहाँ जहाँ हैं या जहाँ आपका कोई गवर्नर है या आपके जो जितने भी है, गिलगित बल्तिस्तान AJK के वज़ीर आज़म और सिंध के वज़ीर आला साहब मोहतरम वो उधर हैं। जो असद उमर साहब की कोई रोज की कमेटी की मीटिंग होती है उसमें भी आपकी नुमाइंदगी तीनों बड़ी जमातों की जो है वहाँ मौजूद है। अब आपने एक रिक्वेस्ट की, आपने जो है रिक्वेजिशन डाली कौमी असेंबली और सेनेट की, उसमें आपकी उसी कमेटी में जिसमें वो उसमें मैं हिस्सा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ आपकी लीडरशिप से बात हुई कि जी आपकी बिल्कुल रिक्वेजिशन पे हम एग्री करते हैं, हम खुद इजलास बुला रहे हैं, आप अपनी रिक्वेजिशन वापस ले रहे हैं। मुझे आज भी याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने ताउन किया, उन्होंने रिक्वेजिशन वापस ले ली। हमने इजलास कौमी असेंबली का भी बुला लिया, सेनेट का भी बुला लिया। मैं पूछ सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने फिर तशरीफ क्यों उधर लेके नहीं आए? अगर आप कह रहे हैं कि हेल्थ रीजंस हैं तो ये तो कोई बात नहीं है, हेल्थ तो सबकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप इजलास बुलाने की बात करते हैं, जब हम इजलास बुला लेते हैं फिर आपके लीडर साहब वहाँ तशरीफ नहीं लाते, फिर कहते हैं आप गिला करते हैं कि हम एतमाद नहीं लेते। मुझे नहीं पता ये एतमाद में हम आपको कैसे लें। दूसरा ये है कि मैं बसत एहतराम यर्ज करूंगा, माफी चाहता हूँ कि मेरी बातें तल्ख लग रही हैं मेरे दोस्तों को, लेकिन सिंध में जो मुराद साहब चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश किए। हो सकता है हमसे कमी रह गई हो, लेकिन उन लॉकडाउन की बात की कभी भी उनको फोर्स वज़ीर आज़म साहब ने नहीं किया। और मैं इस बात पे भी मैं उनको क्रेडिट देता हूँ मुराद साहब को, उन्होंने कहा था कि भाई हम वज़ीर आज़म साहब की टीम है, लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन की बात की हमने कभी नहीं कहा कि आप ना करें। हमने एक राय का इजहार किया कि हम समझते हैं कि फुल लॉकडाउन हम नहीं कर सकते। वक्त ने साबित किया कि आप पूरा कराची तो छोड़ें, लाड़काना, सखर और नोडेरो तक को फुल आप नहीं बंद कर सके। वजह उसकी है, मैं आपको दोष नहीं देता, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि आप अपने लोगों को घरों में 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने खुराक पहुंचा सकें। आप एक हफ्ता नहीं पहुंचा सकते हमारे मुल्क में ये, लेकिन क्योंकि अली भाई इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी हुई ना क्योंकि शुरू से जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन आ रही थी, लोगों ने भी उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरा वही सवाल जो है वो रह गया। सईद गनी साहब की तरफ चलती हूँ। सईद गनी साहब, आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये हो जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोग किस तरह करवाएंगे, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है, किस तरह करवाएंगे? देखिए मारिया, अब जो हालात है ना, जिस तरफ हम जिस नहज पे चले गए हैं, मेरा ख्याल है कि अब इम्प्लीमेंटेशन भी ज्यादा मुश्किल है, लॉकडाउन भी बहुत मुश्किल है। ये दोनों चीजें आसान नहीं है। इसमें अली मोहम्मद खान जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एनसीसी की हद तक चले चीजें ठीक होती होंगी, हमने अपने डिसीजंस भी लिए, हमने इम्प्लीमेंट भी किए, लेकिन इन्होंने जो अपने बंदे यहाँ छोड़े हुए सूबा सिंध में, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। जी, आप फॉलो करती हैं, सब सूबों को भी देखा होगा आपने। मुझे पंजाब में, केपी में, इस्लामाबाद में कोई ऑपोजिशन की जमात ऐसी बता दें जिन्होंने वहां एहतजाज करने वाले लोगों के साथ बैठकर एहतजाज किया हो, कि ताजिर एहतजाज कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ गई हो कि चलो जी तुम दुकानें खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, देखें कैसे बंद होगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ हम बैठ गए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि चलो तुम गाड़ियां चलाओ, को तो खुद असद उमर साहब ने रिप्रिमांड किया कि उनकी बातों में लॉजिक नहीं है। मैं आपसे नहीं वो बात की, लेकिन उसके बाद भी ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। जिस दिन पेशावर में गोलियां चलाई गई दुकानदारों को दुकान खोलने पर, उसी दिन कराची में पीटीआई के लोगों ने जबरदस्ती जाके दुकानें खुलवाई वहां कि जी आप जाके दुकानें खोलें। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सख्त फैसले, मुश्किल फैसले ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत खुशी से कर रही थी, ये लोगों की सेहत और जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रहे थे हम सब। इस मौके पर भी अगर कोई वहां बैठा हुआ हमारा अपोजिशन का लीडर या अपोजिशन के एमपीएस जो सिंध में बैठे हैं, या इनके कुछ वफाकी वजीर जो कराची से ताल्लुकते हैं, वो आकर सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खराब कैसे करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डिस्टर्ब कैसे करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो थोड़ी सी वाह हो गई है उसको हम बिल्कुल उड़ाएं कैसे हवा के अंदर। इस मकसद के तहत आकर उन्होंने हमारा मतलब पूरा जो निजाम था उसको खराब किया। और सबसे बड़ी वजह ये बनी है, आप इन लोगों के स्टेटमेंट्स देखें, इतने भयानक और खौफनाक है, आपको एहसास मतलब आपको हैरत होगी कि इन लोगों को इंसानी जानों का कोई ख्याल नहीं है। मतलब सईद गनी को गालियां दे दो, मुराद अली शाह को गालियां दे दो, पीपल्स पार्टी को गालियां दे दो, लेकिन ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो उससे लोगों की जानों का नुकसान होने का खदशा है। सियासत हुई है और अगर कोई इनको नहीं रोकेगा, अगर कोई इनको नहीं रोक रहा, तो मैं तो इस बात पे यकीन करता हूँ कि ये कहा गया कि जाके तुम करो। अगर एक मर्तबा करते हैं कोई रोक देता है कि मत करो, दूसरी दफा करते हैं कोई रोक देता है कि अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली सिंध में जो सियासत जो है वो हो रही है, और जिसपे खुर्रम शेर जमान को खुद रेप्रिमांड किया असद उमर साहब ने, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इस नौयत की चीज़ें नहीं है और ऐसे नहीं है, तो वो खुद रेप्रिमांड किया है असद उमर साहब ने। वो तो सियासत नज़र आ रही है वहाँ पे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो जो दीगर मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना के साथ साथ जो एक बड़ा मसला है वो अपोजिशन के केसेस का, और बिलखुसूस जो शरीफ फैमिली के केसेस हैं, आज वो बहुत लाइमलाइट में रहे। और नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर आई उसके बाद एक बार फिर ट्विटर पर भी और हुकूमती क्वार्टर्स के अंदर भी एक बहस छिड़ गई है, जिस पे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, अगर वो बाहर जा सकते हैं तो वो मुल्क वापस क्यों नहीं आ सकते। तो भाई साहब, इस पर आपकी तरफ आती हूँ। जो तस्वीर आज आई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद ये फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ जिस तरह 2000 वाला केस था। देखिए डॉक्टर साहब, ये जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको जब तकलीफ शुरू हुई है तो पंजाब हुकूमत उनको लेके गई है और उन्होंने उनको हॉस्पिटल में रखा है लाहौर में। लाहौर में सारे टेस्ट उनके हुए हैं। डॉक्टर यास्मीन साहब हेल्थ मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से हुकूमत इनकी थी। हमें इनके जरिए रिपोर्ट्स मिलती रही है, ये बार बार आके बताते थे हमें उनकी ये कुछ है, हमें उनकी सेहत का ये आज हाल हो गया है, तो इन डॉक्टरों की जरूरत है। तो एक ऐसा वक्त आया कि इमरान खान साहब ने अपने जो उनका अपना हॉस्पिटल है शौकत खाना से उनके डॉक्टर की किट मंगवाई है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने डॉक्टर की किट मंगवाई है और मेरे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने चेक किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी बड़े खतरे में है, लिहाजा इनको फौरी तौर पर जाना चाहिए, डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए जिन्होंने ये पहले इलाज किया है। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जब हमारी की एप्लीकेशन हमने दी कि हमारी सजा सस्पेंड की जाए, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल
पंजाब को बुलाया, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने नैब के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप क्या सुनते हैं? उन्होंने कहा कि सब ने एक जुबान होकर कहा है कि हुकूमत इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी खतरे में। भाई साहब, इससे मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती, सारे इवेंट्स जो आप कोट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परमिशन थी 4 हफ्तों की और ट्रीटमेंट जो है वो करवाना था। अब 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब गए और 6 महीने हो चुके हैं, ट्रीटमेंट उनका अभी तक हुआ नहीं है। तो उस पे ये सवालात अब तो हो रहे हैं कि क्या वहीं से बैठ के जो है वो मामलात को उन्होंने चलाना है, क्योंकि अब जिस तरह तस्वीर भी आ रही हैं तो क्या इरादा मौखर हो गया है ट्रीटमेंट का या सेहतियाब हो गए हैं, इसलिए पूछा जा रहा है वापस आना है कि नहीं आना। देखिए डॉक्टर साहब, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ये मामला जब लाहौर हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनकी बेल की एक्सटेंशन दी, उन्हें मुल्क से बाहर जाने की आज़ादी होती थी, एक कंडीशन भी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि हमें ये बेल इतने अच्छे के लिए दे रहे हैं और फिर उनकी रिपोर्टें आती रहेंगी और उसे देखते रहेंगे और वक्त के साथ हम एक्सटेंशन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत भी एक्सटेंड कर सकती है, तो लिहाजा ये इंप्रेशन देना कि सिर्फ बेल इतने ऐसे के लिए खत्म हो गई है, वो ठीक नहीं है। उनका लेकिन भाई साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ बात जो प्राइम मौकफ था आपका बाहर जाने का, वो था कि इलाज आपने कराना है। तो इलाज पहले खबरें आती रही, डॉक्टर अदनान साहब कहते रहे 2 दफ़ा जो है वो मौखर हो गई क्योंकि मरीम साहिबा को इजाज़त नहीं मिल रही थी जाने की। अब फिर ये सवाल हो रहा है फिर से कि अब इलाज क्यों नहीं हो रहा और क्या वापस आना है उससे जी जी क्योंकि इलाज होना था, उनका जो प्रोसीजर होना था वो हॉस्पिटल में होना था, उनके अपने डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन पिछले 4 महीने के अंदर आप पूरी दुनिया में अस्पतालों में जो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल में भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक हुए, और पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान में क्या मेरे वाले साहब आज तबीयत ठीक नहीं थी, हम आज बड़ा सोच रहे थे कि क्या अपने अस्पताल में बता सकते हैं कि ऐसी पोजिशन है हमारे अस्पतालों की, तो लिहाजा वो इसमें जरूर ये बात जरूर हुई है कि उस तरह इलाज का नहीं शुरू होता। भाई साहब बड़ी जसारत के साथ आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी लेके नहीं जाना चाहता, इस कोरोना टाइम से कोई नहीं लेके जाना चाहता, मेरे अपने वालिद का इसी तरह के हाल है। लेकिन इजाजत दीजिए, कोरोना का जो ये वबा है ये यूके में जो सारा फैला और ये जो इश्यूज आए वो मार्च में आए, मियाँ साहब तो नवंबर के गए हुए हैं, तो तब भी 3-4 महीने तो तब भी गुजर चुके थे और तब भी ये चीज़ें आ रही थी जी मरीम साहिबा जा नहीं रही इसलिए मौखर हो रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें सामने आ गई थी। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब आप जानती हैं कि बहुत दफा उनके डॉक्टर आए हैं, मियाँ साहब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन अस्पताल जाया करते थे, उनका स्वान टेस्ट शुरू हो गए थे। उसके बाद क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स ने टाइम दिया था और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से पहले आप उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये आप मरियम साहिबा को भी नहीं आने देते तो हम सर्जरी जाएंगे, ये फैसला हो गया था। लेकिन एक दफा फिर ये ऐसा मामला शुरू हो गया, वरना आज तक ये सर्जरी हो जाती है। उन्होंने पाकिस्तान आना है और आप ये बात इन सारे दोस्तों को बताएं जो आज बातें कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे जब यहाँ फैसला उनके खिलाफ आया, ठीक, वो उस वक्त वहाँ इंग्लैंड में मौजूद थे, उन्हें पता था। चले मैं जरा हुकूमत से पॉइंट ऑफ जरा ठीक है ठीक मैं जरा राइट मैं जरा हुकूमत से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। भाई साहब अगर इजाज़त दीजिए, अली भाई की तरफ चलती हूँ। अली साहब आज हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आ रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी इंसाफ के निज़ाम को जो है वो इस वक्त जो ये तस्वीर है ये मुंह चढ़ा रही है। अब सवाल ये है कि हुकूमत आप हैं, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप शायद ऑपोजिशन में हैं और ये इजाज़त किसी और ने दी थी और आपके हाथ जो हैं वो बंधे हुए थे और आप कुछ कर नहीं सकते थे, क्या कहेंगे इस पर? 3-4 बातें हैं। एक तो ये है कि फवाद साहब की एक ज़ाती राय है, इस पे हुकूमत की जो ऑफिशियल तर्जुमान है शेबी फराज साहब का मेरी नज़र से उनका कोई बयान नहीं गुजरा। हमारी जमात में डिक्टेटरशिप नहीं है, हर आदमी अपनी राय का इजहार कर सकता है। फवाद साहब एक ब्लंट आदमी है, अपनी राय का इजहार करते रहते हैं और उन्होंने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की कि एक आदमी 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनसे तमाम हमदर्दियाँ, क्योंकि बीमार हैं, हमदर्दियाँ रखते हुए अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुल्क के आईन और कानून की पाबंदी ना करे, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, तो फिर आप मुझे ये बताएं, आप किसी क्लर्क से, किसी चपरासी से, किसी SHO, किसी DSP से या किसी आम पाकिस्तानी से तवक्को कर रहे हैं कि SOP नहीं फॉलो हो रहा जनाब अली, उसके आपका अपना सवाल था ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो 2 बार का अपोजिशन लीडर है, जो वज़ीर आला रहा है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दीजिए अली भाई आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, मुझे बता दीजिए जो ये अग्रीमेंट हुआ था आपका नवाज शरीफ साहब की फैमिली से, उसमें ये था
कि जो हाई कमीशन के लोग हैं वो जाके रिपोर्ट्स का जायजा लेते रहेंगे। आखिरी रिपोर्ट्स कब जमा हुई हैं? आखिरी जायजा कब लिया हाई कमीशन के लोगों ने? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये, कोई एग्रीमेंट हुकूमत का नवाज शरीफ साहब का नहीं हुआ। वो अदालत की एक डायरेक्शन पे गए, हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया इलाज में। अब यहाँ पे मेरा सिंपल एक सवाल है, ये मैं बड़े एक वो क्या कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये बात करूंगा कि ये जो शाम को हम टॉक शोज में बैठे होते हैं, ये पुतली तमाशा नहीं, पुतली तमाशा ही। पुतली तमाशा इस तरह से है कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो है कैमरा जो बंद हो जाए, आप मेरे बड़े भाई अपना बैरिस्टर साहब से पूछ लें, ये खुद वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, ये आपको कहेंगे कि ये जो फैसिलिटी जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिली है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से एक बंदे को मिली, बाकी को नहीं मिल सकती। ये खुद आपको कहेंगे। उनको कहना चाहिए एक वकील के तौर पे कि अदालत ने उनको एक सहूलत दी थी कि आप बहुत बीमार हैं, पाकिस्तान में आपका इलाज नहीं हो सकता, आपकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, आप इलाज कराने चले जाएं। एक फैसिलिटी दी जो आम आदमी को नहीं मिलती। अब अगर आपके प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं, आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए ताकि कानून अपनी अमलदारी वापस बहाल करे। आप तशरीफ नहीं ला रहे, पहले इसलिए आप नहीं आए कि मोहतरमा जो है उनकी बच्ची जो है वो आए। मुझे आप डॉक्टर साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, कभी हमने पाकिस्तान में किसी जो लाखों लोग जेलों में पड़े हैं, किसी को ये फैसिलिटी दी है कि मेरा वालिद बहुत बीमार है तो मेरे केस जरा रोक लें, मेरे वालिद का इलाज हो जाए? अली साहब, ये फैसिलिटी भी आपने दी ना सर। At the end of the day, you can't absolve yourself of the responsibility. लाहौर हाई कोर्ट ने अगर ये डिसीजन लिया जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा जी, मैंने आपको एक बात की जी, मैंने आपको ये बात की और इस बात पे आप डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा। आप उन एंकर्स में से हैं जो आप खुद हर गेस्ट को क्वेश्चन करती हैं, इसलिए हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तमाम एंकर साहबान के लिए और तमाम स्पोक्स पर्सन के लिए कि ये पुतली तमाशा है। यहाँ एक जो स्पोक्स पर्सन है वो थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के अपनी जमीर की आवाज पे बात करके देखा है, अगले दिन वो किसी चैनल पे नजर नहीं आएगा, हो सकता है अपनी मेंबरशिप से फारिग हो जाए। इसलिए बैरिस्टर साहब आपको ये जवाब नहीं दे सकते, आप उनसे ये सवाल मत करें, मेहरबानी फरमाएं। चले मैं हुकूमत से भी मैं चले मैं सईद गनी साहब से सवाल कर लेती हूँ, आपसे भी सवाल नहीं करती। अली भाई आपसे भी सवाल नहीं करती, शायद आप भी जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं शायद आप भी उसी का शिकार हैं। आप भी इस वक्त नहीं कह सकते कि क्या मजबूरियां थी और क्या एग्रीमेंट्स थे और क्या है, शायद आप भी बात नहीं कर सकते। गो के आप उन लोगों में से हैं जो बहुत सारी बातें कह जाते हैं, शायद कई दफा पार्टी लाइन से हट के भी। जी पता है मुझे इतना, मैं बताता हूँ आपको, मुझे इतना पता है, मेरी बात सुन लें, मुझे इतना पता है कि जब काबीना में जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी का जिक्र हुआ तो इमरान खान साहब ने हमें, मुझे वो मीटिंग के वो भी याद है, उन्होंने कहा कि मियां साहब जो है नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, बीमारी से आप सुन लें, आप नेगेटिव कमेंट्स ना करें क्योंकि बीमारी की बात है। उन्होंने हमें पाबंद किया उस जमाने में और उसके बाद जब अदालत का हुक्म आया उनको फैसिलिटेट किया गया कि चले जाएं। मुझे मेरे इल्म में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब से खुदा न खास्ता एग्रीमेंट करे या करेगी, मैं पहला बंदा होऊंगा जो उसके खिलाफ बात करेगा। या हम एग्रीमेंट ठीक है, चले ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर आपको लग रहा है इतने महीनों से वो वापस नहीं आ रहे, ना आपने बताया लास्ट टाइम हाई कमीशन ने कब रिपोर्ट्स रिव्यू की, ना आप उनको वापस लाने का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल आपकी तरफ से कोई आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली सवाल तो उठते हैं। सईद गनी साहब की तरफ चलती हूँ। सईद गनी साहब, किसी की बीमारी पे बिल्कुल जो है वो कोई इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए, मैं 100% इस पे क्लियर हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तबीयत थी और ये कहा गया कि प्लेटलेट्स काउंट इतना लो है कि क्रिटिकली लो है, खुदा ना खासा किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब उस बात को 7-6 महीने से ऊपर का टाइम जो है वो हो चुका है, वो बाहर है, सर्जरी उनकी मल्टीपल टाइम्स जो है वो मौखर हो चुकी है। आज तस्वीर आती है जिसमें उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, तो उस पर मरियम साहिबा ये कहती हैं कि जी बुज़दिलों सामने से आके तस्वीर लेनी थी, इसकी जो है ये तजलील करने के लिए तस्वीर ली गई है वगैरह वगैरह। आपसे सवाल ये, आप एज एन इंडिपेंडेंट, अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आप क्या कहेंगे? क्या आप वुड यू सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? और मेरा देखो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। जब हम किसी ऐसे ओहदे पे आ जाते हैं जिस तरह वजीर आजम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या इवन अगर मेरे साथ कोई छोटा मोटा वजीर भी बन जाता है, तो हमारे ओहदे की जिम्मेदारियों के कुछ डिफरेंट तकाजे होते हैं।
इस वक्त हमें ये देखना है कि मुल्क में सबसे बड़ा इशू नवाज शरीफ साहब की वापसी है या कोई और है। हमें इस वक्त ये देखना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ, या चलें जहांगीर तरीन के खिलाफ या किसी और शख्स के खिलाफ जो केसेस हैं या जो ये कमीशन की रिपोर्टें हैं या जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, वो सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क का, या इस वक्त इस मुल्क के लोगों को किसी और चीज की तवज्जो की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि ना नैब कहीं भागे जा रहा है, ना वजीर आजम कहीं भागे जा रहे हैं, ना शहबाज शरीफ कहीं भागे जा रहे हैं और ना पीपल्स पार्टी कहीं भागे जा रही है। आपने रिपोर्टें बनवा ली हैं, इंक्वायरियां हो रही हैं, सब पड़ी हैं। मेरा ये समझना है कि इस वक्त आपको जरूरत इस बात की है कि आप इन चीजों से निकलें और कोरोना के खिलाफ पूरी मुल्क में, पूरी कौम में कंसेंसस डेवलप करें किसी तरह से आप। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, ज्यादती है इस मुल्क के लोगों के साथ कि लोग यहाँ मर रहे हैं और मुझे और आपको नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये नंबर भी बढ़ेंगे और खुदा न खास्ता अमवात की तादाद भी बढ़ेगी। और हमें यह भी नजर आ रहा है कि हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है, हमें यह भी नजर आ रहा है कि हमारी अस्पतालों में सहूलतें भी नहीं है, और हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जी शुगर में इस मिल्क को इतना दे दिया तो ये कर दिया। वो खुदा के लिए पढ़े पेपर, यहीं पे नाम मिले बागी जा रही है, ना कोई और चीज कहीं जा रही है। कर लीजिएगा सारी चीजें, लेकिन आपको वक्त की जो सूरत है उसको सामने रखते हुए तय करना चाहिए कि इस मुल्क के लोगों को जरूरत किस बात की है। इस वक्त जब पूरा नेशनल कंसेंसस, नेशनल यूनिटी डेवलप होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हुकूमत की ज्यादा बनती है। यहाँ आपको देख रहा नजर आता होगा कि ऑपोजिशन शायद ये कोशिशें करती है कि कोई कंसेंसस बन जाए। भाई किसी ने आपको, पीपल्स पार्टी के आदमी ने ये नहीं कहा होगा कि हमारा ये केस खत्म करो तो फिर हम कोरोना में आपके साथ खड़े होंगे। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हमारे खिलाफ ये इंक्वायरी रिपोर्ट आप बंद कर दो तो हम फिर उसके बाद कोरोना में आपके साथ खड़े होंगे। तो भाई सारी चीजें चलाओ, लेकिन फिलहाल एक तरफ हाथ हल्का करें, कोरोना पे तवज्जो दें। आपकी तवज्जो भी होनी चाहिए, आपके वजीरों की तवज्जो भी होनी चाहिए, आपके इदारों की तवज्जो भी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब आप कर कुछ नहीं सकते हैं, आप कर कुछ नहीं सकते हैं, तो लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया पे स्पेस बनाने के लिए आप उस वक्त जो थोड़े निस्बतन कम जरूरी इश्यूज होते हैं उनको आप उठाते हैं, उछालते हैं, ताकि सारा दिन वो चलता रहे। कोई ये ना पूछे कि वजीर आजम जो वजीर सेहत हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है 4 महीने के अंदर आकर कोरोना के इशू पे लोगों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। वजीर आजम जो वजीर सेहत हैं, 4 महीने गुजर गए, वो सूबा सिंध के दौरे पर नहीं आए। बलूचिस्तान गए, केपी गए, पंजाब गए, पता नहीं हर जगह चले गए, सिंध में नहीं आए। सिंध हुकूमत से बैठकर उन्होंने नहीं पूछा सईद गनी साहब, ये पूछा जाता है हुकूमत से, या हुकूमत से सारे सवाल होते हैं, सारे तल्ख सवाल होते हैं, लेकिन साथ साथ अगर अब ये चीजें चल रही हैं तो मैं आपका एनालिसिस भी उसमें लेना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं आपको नहीं दोष दे रहा हूँ। जी जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पूछती हैं। मैं वजीर आजम और उस हुकूमत की तरजीहात की बात कर रहा हूं कि आप उनकी तरजीहात देखें तो सही हैं क्या। नवाज शरीफ की फोटो आ गई है, पूरी काबीना उस पर लग गई है। ओ भाई गलत है, सही आ गई है, छोड़ो उसको, कोरोना की बात करो कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो डॉक्टर साहब एक इनका इंतकाल हो गया, उनकी बेवा जो कह रही है कि मेरे मियाँ की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, उसको इलाज की सहूलतें नहीं मिली, 10 दिन तक तड़पता तड़पता मर गया। हमें इस इशू में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। मैं ये समझता हूं कि थोड़ी जो प्रायोरिटीज हैं उनको, ये वजीर आजम साहब की ओथ की जिम्मेदारी है कि उन्होंने हलफ लिया हुआ, उसकी आप इस वक्त ये समझ रहे हैं कि अगर तस्वीर आ भी गई है तो एक नॉन इशू है, इस वक्त इस पे बात करने का टाइम नहीं है। आपको कोई बुरा लग सकता है, लेकिन जब मुल्क के लोगों को किसी और चीज की जरूरत है तो आप जाती अली भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा हम सब सुन लूं, फिर अब्बास साहब की तरफ जाती हूँ। जी अली भाई बोलिए। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, सईद साहब तो बड़ी मुनासिब हमेशा बात करते हैं, बड़ी इस वक्त उन्हें पता नहीं किधर की लेके जा रहे हैं डिबेट को। ये तो बिल्कुल गलत डिबेट हो रही है यहाँ पे। ये तो ऐसी बात है, देखें, ये तो आपका देखें, कोई करीबी अजीज भी फौत होता है ना, जनाजा करके शाम को आप सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, कोई नहीं कहता कि बाप मर गया, खाना क्यों खा रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है, फर्ज के रेलवे का बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, सबकी तवज्जो रेलवे पे होती है, तो एयरफोर्स वाले क्या कहेंगे कि हम जहाज उड़ाना बंद कर दें क्योंकि रेलवे में हादसा हो गया। या किसी हेल्थ का कोई इशू हो, कोई अस्पताल में कोई बहुत बड़ा मसला हो, तो आपकी पुलिस वाले ताने बंद कर दें कि जनाब उधर कोई बीमारी है। तो हम देखें, हुकूमत का हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। नैब का जो इदारा है या कोई इन्वेस्टिगेशन का इदारा है या कोई और इदारा है, वो हेल्थ का काम नहीं कर रहा। कोरोना से हेल्थ के ही लोग निपट रहे हैं। सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म के लेवल पे और असद उमर साहब के लेवल पे और वज़राए आला के लेवल पे एक नजर उन पर रखी जा रही है। ये कोई नहीं होता कि अगर कोरोना आ गया है तो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बंद हो गया है, या आपकी जो है एयरफोर्स बंद हो गई है, या आपकी नेवी बंद हो गई है, या आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान घर चले गए छुट्टी करके,
तो ये हर इदारा अपना अपना काम करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत के बेशुमार इदारे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर ज्यादा डिबेट होती है, उस पर ज्यादा बात होती है, लेकिन हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है। इस वक्त ना आपकी अदालतें बंद हैं, इस वक्त ना आपकी जो है आपकी जेलें बंद हैं, ना आपके और ऑफिस बंद हैं। और एक और भी चीज है, देखिए ये तो इंसाफ से मुताल्लिक काम है। अगर एक अल्लाह रसूल को ना मानने वाले लोग जो हैं वो हमारे हिसाब से, जो एक चर्चिल कह देता है उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि जनाब अगर अदालतें चली है तो मेरा मुल्क जीतेगा, ये तो इंसाफ से तो इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है कि आप ये मुंह नहीं चला पाकिस्तान के निजाम का कि एक साबिक वज़ीर आज़म बैठ के जो उधर बैठा हुआ है और आपके लाखों लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। ये क्या वो आर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? आई थिंक वी शुड एटलीस्ट से जो अली भाई आप अपने आप को बार-बार ये बात करके, बिकॉज यूर इन द गवर्नमेंट, आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं ना। बिकॉज या तो आपने फिर कोई काम किया हो, उनको वापस लाने के लिए कोई इकदामात लिए हों, वो भी आप कोई नहीं कर रहे। साथ आप जो है वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी ये गलत चीज़ हुई है। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नज़र आती है। लगता है कि हुकूमत को खुद नहीं समझ आ रही कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। हुकूमत तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रही है। वो जो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, अदालत की इजाजत से गए हैं, जमानत पे गए हैं। हम इमरान खान कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। हम तो एक अदालत में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे आप एक और भी चीज बताएं। कता कलामी की माफी अली भाई, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी, उसके बाद नहीं हुआ, 6 महीने गुजर गए, आप किसी अदालती फोरम पे गए नहीं। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ लास्ट टाइम कब रिपोर्ट्स देखी, वो नहीं, आप उसका जवाब दे रहे। चले दूसरा मतलब ले लें। जी, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर इमरान खान और हुकूमत अपनी ईड़ी चोटी का जोर लगाए, कुछ किसी भी तरीके से वापस ले आए तो ठीक है, नहीं है तो कानून इंसाफ की पाबंदी करना। 3 बार के वजीर आजम और उस जमात की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आएंगे तो उनको खींच के लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। माजरत के साथ एक बड़ी रिएक्शनरी अप्रोच हुकूमत की लगती है। वहाँ से कोई चीज़ आती है तो उसके बाद हुकूमत उस पर जो है वो रिएक्शन देना शुरू कर देती है। बड़ी रिएक्शनरी अप्रोच है। ज़रा अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, आपकी जमात के लिए इस वक्त एक तो नवाज शरीफ साहब का मसला जो है वो बना हुआ है ऑब्वियसली, फिर 2 जून को जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया गया और बाकायदा कहा जा रहा है जी पूरा एहतमाम होगा वहाँ पे, पूरी वहाँ पे स्प्रे हो रहा है, ग्लास जो है वो विंडोज़ जो है वो बनाई गई हैं ताकि शहबाज शरीफ साहब से इंटेरोगेशन वहाँ पे हो सके। क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं? क्योंकि शहबाज साहब तो पहले ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि मैं तो जो शायद 28 तारीख का यौम तकबीर की जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी शायद मैं यहाँ पे मौजूद ना हूँ तो मैं कौम को पहले ही मुबारकबाद दे दूँ। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस जो ये पेशी है? डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन के आखिरी आऊँ, मैं इससे तो जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि देखें यहाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई है। मैंने वो पूरी आपको डिटेल बताई थी। हुकूमत ने किया है, हुकूमत ने कहा है कि उनको जाना चाहिए, हुकूमत ने कहा है कि इलाज कराए, और फिर हम अदालतों में से लेके गए। हमने इनसे कभी कोई रियायत नहीं मांगी है, ना इनके पास गए, ना एप्लीकेशन लेके गए। ये हमारा हक था कि हम अदालत में जाते हैं और अदालत से कहते हैं, और अदालत से परमिशन दी हुई है। मियाँ साहब इंशाल्लाह अपना इलाज मुकम्मल कराने के बाद पाकिस्तान में आएंगे, दोबारा अपनी सियासत शुरू करेंगे। और मैं पहले जितना कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपनी पाकिस्तान में आए जब यहाँ की अदालतों ने सजा दे दी थी। उनको पता था कि मैंने जेल में जाना है। वो अपनी बेटी को ले गया और सीधे जेल में गए। जेल से ना कोई डरता है, ना ये हुकूमत हमें डरा सकती है। ये वक्त है कि ये हुकूमत जब से आई है ये अपोजिशन के ऊपर केसेस बना रही है। पहले भी शहबाज शरीफ साहब पे कहते हैं केसेस बनाए, हमारी बाकी सारी लीडरशिप पे केसेस बनाए। कोई एक केस अभी अली मोहम्मद खान साहब को बता दें, क्योंकि एक केस है जो आप प्रूव कर सकें। आप रेफरेंस बनाते हैं, आपने रेफरेंस बनाने से पहले हमारी लीडरशिप को अरेस्ट किया हुआ है, किसी को इंक्वायरी स्टेज पे, किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। वो अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब। कथा कलामी की माफी, ये आपसे जानना चाहूंगी, जो इस वक्त इल्जामात लग रहे हैं इसमें, जो बेनामी कंपनियों के लग रहे हैं, उस पर ये नहीं आपकी तरफ से क्लियर कट मौक़िफ़ आता कि क्या निसार ट्रेडिंग कंपनी आपकी नहीं है, क्या खान ट्रेडिंग कंपनी आपकी नहीं है, जो बेनामी कंपनीज एम्प्लॉयज़ के नाम पे बनाई गई, जिनकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 75 लाख हो, लेकिन अरबों की वहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग हो रही थी। इस पर क्लियर कट मौक़िफ़ नहीं आता, अगर इसको क्लैरिफाई करना चाहें। देखिए डॉक्टर साहब, हर चीज़ का मौक़िफ़ जो है किसी फोरम पे दिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले खुद आके कहा है कि हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं है। ये हुकूमत गलत बयानी करने में, इल्जाम लगाने में, झूठे बोतान लगाने में इनसे मास्टर है। हम इनका कोई दुनिया में कोई और हुकूमत और कोई फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ लोग ऐसे रखे हुए हैं जो हर रोज एक नया बोतान लगाते हैं। हम ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ चीज है, मेहरबानी कर आप अदालत में लेके जाएं, अदालत में प्रूव करें हमारे खिलाफ, हमें सजा दिलवाएं। दुनिया का ये मुसलमा असूल है। लेकिन आप अपनी ख्वाहिश के ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, रोज आप
इल्जाम लगाएं, रोज आप तकरीरों में गाली दें। हमारी ना तरबियत है गाली देने की, ना बुतान लगाने की तरबियत है, ना इल्जाम लगाने की तरबियत है। इनसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी और हमारी लीडरशिप के खिलाफ कोई चीजें मौजूद है तो मेहरबानी करके अदालतें आजाद हैं, अदालतें खुली हुई हैं, नैब काम कर रहे हैं, आप रेफरेंस बनाए, रेफरेंस दे के जाएं और हमारे खिलाफ चीजें प्रूव करें। अभी तक मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ एक सिंगल केस अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ। कहीं बहुत सारे 90% लोगों के खिलाफ रेफरेंस भी अभी तक फाइल नहीं हुए। ये सिर्फ उनको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट इसलिए करते हैं कि दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि इस मुल्क की लीडरशिप चोर और डाकू है। उस माहौल को खराब करने के लिए, आपकी ईगो की सेटिस्फेक्शन करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का माहौल खराब। अली साहब जहाँ तक अली साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अली साहब, ये बात तो है कि ये जो इस पे क्लियर कट मौक़िफ़ मैं भी भाई साहब से पूछ रही हूँ, कह रहे हैं कि उस तरह जो रेलेवेंट फोरम होगा उस पर आएगा, वहाँ तक तो एक अवाम की कैफियत पाई जाती है। लेकिन हुकूमत जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, या नैब के जो डीजी लाहौर हैं वो आके कहते हैं जी बस दिसंबर में 2018 वाला दिसंबर जो है उसमें आने वाला है, रेफरेंस आने वाला है शहबाज शरीफ साहब का, बड़े बड़े जो है ये दावे किए जाते हैं और फिर आता कुछ नहीं है। तो उससे तो वाकई जो ऑपोजिशन ये बात करती है कि नज़रें हटाने के लिए, कारकर्दगी से नज़रें हटाने के लिए डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, उसके तौर पे लगता है इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं एक छोटा सा सवाल कर लूँ बैरिस्टर साहब से, अगर वो कहते हैं हाँ तो मैं खामोशी खाऊंगा। जी बोलिए। बैरिस्टर साहब, आपकी ये सारी बातें मैंने सुन ली हैं। क्या ये डिमांड करना कि साबिक वजीर आजम अगर उसकी बीमारी ठीक हो गई है तो वो तशरीफ लाएं, अगर बीमार अब भी हैं तो रिपोर्टें जमा कर दे, बता दें। अली भाई आप फिर आपने अब जवाब नहीं देना ना इस पे, इसलिए आपने अब घुमा के वापस डिबेट ले गए। अली भाई नहीं, ये ना करें प्लीज, नहीं ये ना करें, घुमाए ना इसको, इसका जवाब दे दीजिए। बैरिस्टर साहब मुझे सिंपल जवाब दे दें। अली भाई मैं जानती हूँ आप, मुझे पता है आप वकील हैं, आपसे जीत नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर कहूंगी ये डाइवर्जन टैक्टिक आपने भी इस्तेमाल की है। शहबाज शरीफ साहब पे जो मैं सवाल कर रही हूँ अगर उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। देखें मुझे जवाब नहीं आया, लेकिन चले जवाब नहीं आएगा, मैं ज्यादा मुश्किल में बैरिस्टर साहब को या अपने दोस्तों को नहीं डालना चाहता। नैब के हवाले से हुकूमत का कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नैब के अपने क्या हो गया है अली भाई, शायद फिर या मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गलत सुनी है या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी नहीं है। एसेट रिकवरी यूनिट और एंटी करप्शन की जिम्मेदारी जो है वो बैरिस्टर शहजाद झाड़ू फिर जाएगा, टार्जन बन जाएगा, ये पता नहीं फिर कौन कह रहा है, मुझे तो नहीं पता, वो आपके वजीर नहीं है शायद। फिर एक और काम कर लेते ना, अगर आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम एक ऐसी जमहूरियत चलाएं जहां कोई वजीर अपनी राय का इजहार ना करे। अब शेख रशीद साहब की बात की आपने उस तरह इशारा किया है। अब शेख रशीद साहब तो पाकिस्तानी सियासत का एक हुस्न है, उनकी गुफ्तगू में वो चटखारा सा छोड़ देते हैं जिसपे वो नहीं सर, अली भाई ना अली भाई ऐसे ना करे ना। डार साहब मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब के, उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद जाके देखा, जो मुझे नैब ने दिखाई चीज़ें दिखाई वो भी हमने बातें सुनी हुई हैं। डीजी नैब लाहौर बैठ के टेलीविजन टॉक शोज पे ये बात करते हैं, उनको कोई रेप्रिमांड करने वाला नहीं है, रेफरेंसेस नहीं बनते। गनी साहब क्या कहेंगे, ये फिर एक डाइवर्जन टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ? देखिए मैंने एक अर्ज की ना आपसे कि जब हुकूमत कुछ डिलीवर ना कर पा रही हो, अभी तो चलें कोरोना की वजह से आपकी मईशत का बुरा हाल है, लेकिन अगर आप मार्च से पहले फरवरी में या जनवरी में भी मईशत का हाल देख लें, जब कोरोना नहीं था तब भी मईशत का बहुत बुरा हाल था। इन्होंने फिगर फर्जिंग करके आपकी जीडीपी ग्रोथ गलत दिखाई, अब वो खुद मान रहे हैं कि गलत थी, सारी वो चीज़ें सामने आ गई। बेरोजगारी, इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 1 करोड़ तो गई भाड़ में, लेकिन उससे पता नहीं कितने और लाख लोग बेरोजगार हो गए। मकानात बनाने की बात की, उनमें से एक मकान अभी तक नहीं बना। तो जब आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो तो फिर आप रिटोरिक जो है ना वो करप्शन का चलाते हैं, बैंड बजाते हैं ताकि लोग जो है कोई और चीज बिक रही हो, जब आप प्रैक्टिकली लोगों के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये इस हुकूमत का एक तरीक़ेकार है, तरीक़े वारदात है। कोई और चीज इतनी ज्यादा ये नहीं बजाते जितना ये इस पे बजाते हैं कि जी चोरी कर गए, लूट गए, करप्शन कर गए। लेकिन अगर इस मर्तबा फरिश्तों की हुकूमत है तो यकीनन करप्शन भी 1 टके की कहीं नहीं हो रही होगी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी कहीं कुछ नहीं हो रही होगी, जखीरा अंदोजी भी कहीं कुछ नहीं हो रही होगी। तो मुल्क के हालात तो बेहतर होने चाहिए थे, आपकी मईशत बेहतर होनी चाहिए थी, चीनी की कीमतें कम होनी चाहिए थी, बाकी सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए थी।
मतलब यानी कुछ नहीं हो रहा। इवन इंक्वायरी के बाद जो है वो मजीद बढ़ गई है। गनी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू कराऊं ना आपसे, जी, आई हैव टू इंटरजेक्ट है। प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। सईद गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो ये डिसीजन जिसका ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब लॉकडाउन को ईज़ करने की तरफ जा रहे हैं, तो लेट्स होप कि हुकूमत के पास SOPs कोई हों कि इस जो ईज़ आउट करना है, जो ईज़ आउट करना है, इसमें भी कोई SOPs के थ्रू जो है वो काम करें, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।